करेंगे वो बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी के अंतिम समय के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी के अंतिम समय में उसका जो चहेता था या उसका जो दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस समय में दक्षिण भारत के कुछ प्रांत अलाउद्दीन खिलजी की सफलताओं से आच्छादित रहे या इन जगहों पर अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली। अलाउद्दीन खिलजी मुख्यतः कड़ा का सूबेदार था और इसी समय में उसने लगभग 1292 ईस्वी में सुल्तान की आज्ञा लेकर भिलसा पर आक्रमण किया, जहाँ से प्रचुर मात्रा में उसको, बड़ी संख्या में उसको धन माल सामग्री प्राप्त हुई, जिसको लेके वे दिल्ली आया और सुल्तान के सुपुर्द कर दिए। यदि हम अलाउद्दीन खिलजी के आगे की घटनाएं देखते हैं तो हमें लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी का भिलसा अभियान उसके द्वारा सुल्तान का विश्वास प्राप्त करने का और अपनी आगामी कुटिलतापूर्ण नीतियों को की शुरुआत करने का एक योजना थी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन के शासनकाल में ही दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया और दक्षिण भारत पर इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई थी और अब उसने सुल्तान की आज्ञा के बिना भी दक्षिण में अभियान किए और वहाँ से जो जो माल लूट में उसने प्राप्त किया उसको या उसी के द्वारा उसने अपनी शासक बनने की जो योजना थी उसको कार्यान्वित किया। अलाउद्दीन स्वयं भी महत्वाकांक्षी शासक था, लेकिन उसके आसपास जिन अमीरों से या जिन अधिकारियों से वह घिरा था, उन अधिकारियों ने भी उसकी शासन प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया और वो गद्दी प्राप्त करने की साजिश में लग गया। इस साजिश के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण उसकी सास मलिका जहाँ, जो कि सुल्तान की पत्नी थी या बेगम थी, वह भी थी, क्योंकि समय समय पर वह अलाउद्दीन का तिरस्कार करती रहती थी और इसी कारण से अलाउद्दीन के और उसके संबंध अच्छे नहीं थे। अलाउद्दीन ने सबसे पहले तो कड़ा और मानिकपुर, जहाँ का वो सूबेदार था, उसकी शुल्क विलम्ब से जमा कराने या देरी से जमा कराने के लिए सम्राट से आज्ञा ले ली और उसके बाद में उसने यह भी अनुमति प्राप्त कर ली कि वह चंदेरी और उसके आसपास के इलाकों को लूट सके और उस लूटे हुए माल से वह कड़ा और अवध संबंधी कर भी चुका देगा। सुल्तान जलालुद्दीन उसकी षड्यंत्रपूर्ण बातों में आ गया और उसने ये जो सैनिक अभियान थे चंदेरी या उसके निकटवर्ती इलाकों के लिए, उसकी आज्ञा या परमिशन अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। परंतु अलाउद्दीन खिलजी का मूल उद्देश्य तो दक्षिण में देवगिरी पर आक्रमण करके वहाँ की अतुल संपदा, जिसके बारे में उसने काफ़ी सुना हुआ था, को प्राप्त करने का था। अतः उसने क्या किया कि उसने देवगिरी पर आक्रमण करने की एक गुप्त योजना बनाई और लगभग 8000 घुड़सवारों के साथ में उसने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और देवगिरी से लगभग
12 किलोमीटर दूर तक वह निर्विरोध बढ़ता गया। और उसका एक कारण ये भी था कि अलाउद्दीन ने अपनी देवगिरी पर आक्रमण की योजना को बहुत ही गुप्त रखा और उसने ये बात दक्षिण में फैला दी कि वह अपने चाचा जो कि जलालुद्दीन खिलजी था, उसके व्यवहार से असंतुष्ट होकर दक्षिण के राजा राजमहेंद्री के शासक के दरबार में नौकरी करने जा रहा है। दक्षिण में जो देवगिरी की स्थिति थी वो भी उस समय थोड़ी सी क्रिटिकल थी, क्योंकि वहाँ का जो राजा रामचंद्र देव था वो उसका जो बेटा था जिसका नाम सिंघन देव या शंकर देव मिलता है, वो सेना लेके दक्षिण की तरफ कूच करने गया हुआ था। जब अलाउद्दीन के आक्रमण की सूचना राजा रामदेव को मिली या रामचंद्र को मिली तो उसने बड़ी कठिनाई से कुछ सैनिक इकट्ठे किए और मुसलमानों के आक्रमण का सामना करने का निश्चय किया। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन की सेना ने जब नगर में प्रवेश किया तो उसने वहाँ के ब्राह्मणों और व्यापारियों को कैद कर लिया और उनकी संपत्ति लूट ली। इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन, जो कि बहुत ही कूटनीति से काम कर रहा था, बहुत ही चालाक व्यक्ति था, उसने दक्षिण में यह अफवाह फैला दी कि उसका चाचा उसके पीछे पीछे पूर्ण विजय के लिए बड़ी सेना लेकर आ रहा है। जब रामचंद्र देव को इस बात का पता चला तो वो घबरा गया और उसने अलाउद्दीन से संधि की प्रार्थना की। तब अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र देव से संधि को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस स्वतंत्रता के बदले उसने बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी धनराशि, जिसका वर्णन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने किया है कि उसने लगभग 50 मन सोना, 70 मन मोती, 40 हाथी और अनेक बहुमूल्य पदार्थ और बहुत सारे घोड़े और लूट का माल लेने के उपरांत ही संधि करने की बात कही। लेकिन जिस समय संधि वार्ता चल रही थी उसी समय एक अलग मोड़ दक्षिण की राजनीति में आया और रामचंद्र का बेटा शंकर देव या सिंघन देव, जो कि दक्षिण में गया हुआ था, जब उसे राजधानी के संकट की सूचना मिली तो वह वापस राजधानी लौट आया और उसने अलाउद्दीन से युद्ध करने की ठान ली और उसने एक धमकीपूर्ण पत्र अलाउद्दीन को लिखा, जिसमें लिखा था कि अलाउद्दीन नगर के लूटे हुए माल को चुपचाप वापस कर दे और वापस लौट जाए। इन शर्तों से अलाउद्दीन बड़ा गुस्सा हुआ और उसने अपने सेनापति नुसरत खान को किले के घेरे के लिए 1000 सैनिकों के साथ में छोड़कर बाकी सैनिकों को लेके और सिंघन देव से लड़ाई करने के लिए वो पहुंच गया। इस लड़ाई में शुरुआती दौर में मराठा सेना प्रभावशाली रही, लेकिन बाद में जो नुसरत खान 1000 सैनिकों का छोड़ा गया था, जब उसको अलाउद्दीन की कमज़ोर स्थिति का पता चला तो वो सैनिकों के साथ में युद्ध भूमि में पहुंच गया और अलाउद्दीन ने यह अफवाह फैला दी कि जलालुद्दीन खिलजी, जो कि उत्तर का बादशाह था या दिल्ली का बादशाह था, उसकी सेना मदद के लिए आ गई है। ये बात सुन के सिंघन देव की सेना जो थी या उसके सैनिकों में उसके जो सैनिक थे वो आतंकित हो गए और वो युद्ध छोड़ के भाग गए और अलाउद्दीन इस युद्ध में जीत गया। जब ये युद्ध जीत लिया गया तो अलाउद्दीन ने अपनी जो मांग थी, जो पहले संधि की मांग, जो कम कम माल या कम सामग्री लेके तय हुई थी, अब उसको उसने कई गुना बढ़ाकर
सामग्री वसूल की। फरिश्ता ने उस समय संधि के समय जो वसूली की सामग्री थी उसका बहुत वर्णन किया है, लेकिन अगर हम उन वर्णन को सशब्द सही नहीं भी माने तो भी ये बात तो निश्चित है कि बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति की राशि अलाउद्दीन के द्वारा दक्षिण से ली गई और इस राशि के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन ने दिल्ली को हस्तगत करने का जो अपना एक उसने जो बेड़ा उठाया था वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये जो अपार लूट की धनराशि थी ये बहुत काम में आई। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान जो देवगिरी के प्रति उसने किया था वो बहुत सफल रहा। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन का वध किया। तो ये जो युद्ध सामग्री लेकर जब अलाउद्दीन लौट रहा था उस समय जलालुद्दीन ग्वालियर में ठहरा हुआ था और उसको अलाउद्दीन के इस कृत्य का पता चल गया था कि अलाउद्दीन एक बहुत बड़ी धनराशि या बहुत बड़ा माल या बहुत बड़ी सामग्री लूट सामग्री लेकर दक्षिण से या देवगिरी से लौट रहा है। और सुल्तान को लगता था कि ये सारी सामग्री अलाउद्दीन उसे उसी प्रकार सौंप देगा जिस प्रकार उसने भिलसा की लूट की सामग्री अलाउद्दीन को सौंपी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह इस सामग्री के को जलालुद्दीन को सौंपने को मानसिक रूप से तैयार नहीं था। हालांकि वह इस बात का ढोंग निरंतर करता जा रहा था कि वो इस धनराशि को जलालुद्दीन को सौंपेगा। दूसरी तरफ जलालुद्दीन के दरबार में अलाउद्दीन के समर्थक जो थे, जिनमें अलाउद्दीन का भाई भी था, वो लगातार जलालुद्दीन को ये विश्वास दिला रहे थे कि चूँकि अलाउद्दीन ने बिना जलालुद्दीन की अनुमति के, बिना जलालुद्दीन की आज्ञा के, बिना जलालुद्दीन की परमिशन के देवगिरी पर आक्रमण किया है, इसलिए अलाउद्दीन बहुत डरा हुआ है और वो सुल्तान से मिलके उसको सारी सामग्री सौंपना चाहता है। लेकिन चूँकि वो बहुत डरा हुआ है इसलिए इन लोगों ने सुल्तान को ये सलाह दी कि यदि सुल्तान अपनी पूरी फ़ौज के साथ में अलाउद्दीन से मिलने जाएगा तो अलाउद्दीन कहीं आत्महत्या ना कर ले, अतः सुल्तान कम से कम सैनिकों के साथ में या केवल अपने अंगरक्षकों के साथ में अलाउद्दीन से मिलने जाए। सुल्तान भी अब इन लोगों के बहकावे में या बुलावे में आ गया और वो अपनी सारी सेना और सैनिकों को छोड़कर केवल 2 नावों में बैठकर नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए रवाना हुआ, जहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी उसका इंतज़ार कर रहा था। रास्ते में, नदी के रास्ते में अल्मास बेग, जो कि अलाउद्दीन का समर्थक था, ने सुल्तान को बहकाया कि सुल्तान अपने सेवकों से कह दे कि वो लोग अपने शस्त्रास्त्र अलग रख दें, क्योंकि अगर सेवकों को शस्त्रों के साथ में देखेगा तो अलाउद्दीन भयभीत हो जाएगा। सुल्तान ने ऐसा ही किया और उसने अपने नीचे अंगरक्षकों को भी शस्त्र छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वो अलाउद्दीन के धोखे का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा पाया। अलाउद्दीन सामने खड़ा हुआ था तो जलालुद्दीन जब नाव से उतरा और उसने अलाउद्दीन को गले लगा लिया, लेकिन इसी समय अलाउद्दीन का समर्थक एक जो व्यक्ति था जिसका नाम
मोहम्मद सलीम था, उसने अलाउद्दीन का इशारा पकड़ तलवार से वार किया, लेकिन ये वार चूक गया और सुल्तान को, जलालुद्दीन को अब अपने साथ हुए विश्वासघात का पता चला। सुल्तान नदी की ओर भागा और चिल्लाने लगा, अरे दुष्ट अलाउद्दीन, तूने ये क्या किया। तब भी इख्तियारुद्दीन हूद ने दौड़कर सुल्तान को गिरा दिया और उसका सिर काटकर अलाउद्दीन के सामने रख दिया। सुल्तान के सभी साथी मौत के घाट उतार दिए गए और ये जो घटना थी, ये घटना 20 जुलाई 1296 की घटना है। सुल्तान के सिर को, जिससे रक्त बह रहा था, भाले में पिरोकर इधर उधर घुमाया गया और अवध में इस सिर की प्रदर्शनी रखी गई। और इसके बाद में कड़ा के षड्यंत्रकारियों ने शाही छत्र अलाउद्दीन के ऊपर लगा के उसको सुल्तान घोषित किया गया। इस प्रकार जलालुद्दीन का अंत हुआ और अब नए सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। जलालुद्दीन खिलजी के साथ में ये जो घटनाएं हुई, उसका मूल्यांकन करते हुए अनेक इतिहासकार इसको जलालुद्दीन की भूल बताते हैं और मानते हैं कि जलालुद्दीन एक शासक बनने के योग्य नहीं था। लेकिन अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो हम देखते हैं कि जलालुद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने उदारता को शासन की आधारशिला बनाने का प्रयत्न किया। जैसा कि मंगोल आक्रमण में हमने देखा कि वो एक सफल सैनिक नेता था, शासक था, वीर योद्धा था। गद्दी पर बैठने के पहले और बाद में उसने अनेक सफल युद्धों का संचालन किया, विजय प्राप्त की और उसने शासन की जो गति थी उसको कठोर शासन से आदर्श शासन की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। जलालुद्दीन की मृत्यु के साथ हालांकि इन प्रयोगों का अंत हो गया, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने जलालुद्दीन की मृत्यु को सही ठहराते हुए उसके उच्च आदर्श की प्रशंसा न करके उसको एक दुर्बल और धर्मभीरू रूप में प्रकट करने का प्रयास किया और उसके अंत को तुर्की शासन के लिए उपयोगी बताया। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने भी कभी भी स्वयं के कार्य का पुष्ट नहीं किया और न ही समकालीन इतिहासकारों ने अलाउद्दीन के कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार हम देखते हैं कि जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशतावाद का आदर्श अपनाया और वो अपने इस आदर्श में असफल भी नहीं रहा, क्योंकि उसके समय में सबसे कम विद्रोह हुए और जो विद्रोह हुए उसका उसे पता चल गया और जिन विद्रोहियों के साथ में या जिन लोगों के साथ में उसने उदारता का व्यवहार किया, उन लोगों ने भी कभी पुनः विद्रोह नहीं किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने भी जलालुद्दीन को निरंकुशता के उस युग में उदारवादी और समन्वयकारी नीति का प्रयोगकर्ता माना है। अब हम अगले व्याख्यान में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।